हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम CHS एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जीके यानी जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनमें ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं जो पहले भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और दोस्तों, अगर आपने 40 में से 35 से ज़्यादा क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया, इसका मतलब दोस्तों आप CHS एंट्रेंस एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों जब भी मैं आपके लिए कोई आगे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊं, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और दोस्तों आप उस वीडियो से वंचित ना रह पाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। हु बिल्ट बीबी का मकबरा, यानी बीबी का मकबरा किसने बनवाया, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों बाबर ने, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है शाह आलम और चौथा है दोस्तों शाहजहां ने। तो आपको बताना है दोस्तों बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। दोस्तों, बीबी का मकबरा है जो आपको पता है दोस्तों, अगर ताजमहल की बात करें, आपको पता है ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था दोस्तों, शाहजहां ने। और किसकी याद में बनवाया था, अपनी जो शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज महल, उनकी याद में दोस्तों ताजमहल बनवाया गया था। और इसी से इंस्पायर होकर दोस्तों जो मतलब शाहजहां का जो पोता था, यानी औरंगजेब का जो पुत्र था, बेटा था, औरंगजेब के पुत्र का नाम था दोस्तों, आपको पता होगा यहाँ पे, उनका नाम जो था वो था आजम शाह। आजम शाह दोस्तों औरंगजेब के बेटे का नाम था। तो औरंगजेब के बेटे ने जो बीबी का मकबरा है वो बनवाया था। लेकिन कब इसको दोस्तों कुछ जो इतिहासकार है ये मानते हैं कि औरंगजेब ने बनवाया था, और कुछ कुछ मानते हैं कि औरंगजेब का जो बेटा है उसने अपनी माँ की याद में, उसकी माँ का नाम था दोस्तों दिलरास बानो बेगम, यानी औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। तो उसके बेटे की माँ हुई दिलरास बानो बेगम, तो उसकी याद में दोस्तों बीबी का मकबरा बनाया गया था। दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में जहाँ पे आजम शाह मिले तो आपको आजम शाह लगाना है, लेकिन अगर आपको आजम शाह नहीं मिले तो आपको औरंगजेब लिखना है। तो इतिहासकार औरंगजेब को भी मानते हैं और उसके पुत्र आजम शाह के नाम से भी जानते हैं कि बीबी का मकबरा जो है इसने बनवाया था। तो फिलहाल दोस्तों आपको ऑप्शन में यहाँ पे आजम शाह नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब औरंगजेब आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आजम शाह लिखा हो तो ये भी आपको याद रखना है कि बाय चांस अगर क्वेश्चन आगे कहीं पे आ जाए और आपको औरंगजेब की जगह आजम शाह लिखा हुआ मिल जाए, तो औरंगजेब का पुत्र था दोस्तों आजम शाह, तो इसके नाम से भी दोस्तों बीबी का मकबरा माना जाता है कि इसने बनवाया था अपनी माँ की याद में। तो फिलहाल यहाँ पे औरंगजेब आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोनों दिए हों तब आपको आजम शाह ही यहाँ पे लगाना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज, उत्तर प्रदेश का जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर यानी कि प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों JP नारायण यानी जयप्रकाश नारायण, दूसरा दोस्तों GB पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत, तीसरा दोस्तों कमला त्रिपाठी और चौथा दोस्तों CB गुप्ता यानी कि चंद्र भानु गुप्ता। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री आपको याद रखना है वो कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत या फिर GB पंत भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो गोविंद बल्लभ पंत क्या थे, प्रथम मुख्यमंत्री यानी कि प्रथम CM चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। और राज्यपाल की बात करें गवर्नर की, वो थी सरोजिनी नायडू। और दोस्तों आपको याद रखना है सरोजिनी नायडू है जो वो यूपी की भी प्रथम महिला जो क्या थी, मतलब राज्यपाल थी। और साथ ही दोस्तों पूरे भारत में भी जो प्रथम राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड एड्स डे यानी विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, और उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। दोस्तों, विश्व एड्स दिवस है जो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों 1 दिसंबर आपका ऑप्शन भी सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हु इज नोन एज फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यानी भारत में नीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों क्रांति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, तो क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे दोस्तों ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, नीली क्रांति, तो नीली क्रांति के जनक कौन है। पहला है दोस्तों MS स्वामीनाथन, दूसरा दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन, तीसरा है दोस्तों हीरालाल चौधरी और चौथा दोस्तों अन्ना हजारे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर बात करें नीली क्रांति की, तो नीली क्रांति के दोस्तों जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी, ये कभी कभी दोस्तों आपको हरिलाल चौधरी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हीरालाल चौधरी दोस्तों क्या है, नीली क्रांति के जनक माने जाते हैं, आपको याद रखना है। और दोस्तों स्वामी जो नाथन है, MS स्वामीनाथन,
MS स्वामीनाथन को दोस्तों हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो अगर हरित क्रांति का जनक पूछे तो MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। और हीरालाल चौधरी दोस्तों नीली क्रांति का जो है जनक माने जाते हैं। और बात करें दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है दोस्तों ये श्वेत व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति की जनक माने जाते हैं, तो आपको याद रखना है। और एक दोस्तों रजत क्रांति भी है, रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी को माना जाता है। तो चारों आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और नीली क्रांति आपको पता चल गया हीरालाल चौधरी, रजत क्रांति इंदिरा गांधी, और MS स्वामीनाथन ये दोस्तों ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो चारों आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन है और ये भी आपको पता होगा। पहला दोस्तों 1527, 1526, 1530 और 1539। दोस्तों पानीपत के 3 युद्ध आपको याद रखने हैं। सबसे पहला युद्ध दोस्तों बात करें वो 1526 में हुआ था, और किस किस के बीच हुआ था दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और तभी से दोस्तों मुगल वंश की यहाँ पे हमारे भारत में नींव रखी गई थी। तो बाबर ने मुगल वंश का मतलब जो बाबर है दोस्तों उसको मुगल वंश है जो उसका संस्थापक माना जाता है। तब से दोस्तों मुगल वंश मतलब स्टार्ट हो गया था। तो 1526 पहला युद्ध हुआ था पानीपत का बाबर और लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। उसके बाद दोस्तों 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ, जो कि दोस्तों अकबर और हेमू के बीच हुआ था, हेमचंद्र के बीच हुआ था, हेमू उसको बोला जाता है। तो हेमू और अकबर के बीच दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में। तीसरा हुआ था दोस्तों 1761 में। तो तीसरा भी आपको याद रखना है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ये दोस्तों मराठों और अफगानों के बीच हुआ था। तो अभी ऑप्शन क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पहला युद्ध पूछा है, तो 1526 ईस्वी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोरारजी देसाई। तो आपको बताना है दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन थे। तो दोस्तों अगर बात करें भारत के पहले प्रधानमंत्री की, आपको पता होगा वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आपको ध्यान में रखना है। और अगर क्वेश्चन ये आता कि भारत के की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो महिला प्रधानमंत्री में आता दोस्तों इंदिरा गांधी। महिला प्रधानमंत्री होता पहली तो इंदिरा गांधी। सिंपल प्रधानमंत्री में दोस्तों कौन आएंगे, पहले जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों अगर आपसे प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति पूछ लिया जाए, प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए, तो भारत के जो पहले प्रेसिडेंट पहले राष्ट्रपति हैं वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछ ले तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपको याद रखना है। तो चारों नाम याद रखना है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और महिला की बात करेंगे इंदिरा गांधी। पहले जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और महिला की बात करेंगे प्रतिभा सिंह पाटिल। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जिसको बोलते हैं इनको, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच गेम विद विच गेम रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड। रणजी ट्रॉफी है दोस्तों वो किस खेल से संबंधित है आपको बताना है, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ या क्रिकेट। दोस्तों रणजी ट्रॉफी आपको पता होगा, जो रणजी ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कौन कौन सी ट्रॉफी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, कि ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी भी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। और आईसीसी वर्ल्ड कप आपको पता है, या आईसीसी चैंपियनशिप या आईसीसी वर्ल्ड 2020 जो है कप होता है, तो वो भी दोस्तों किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। और बात करें दोस्तों हॉकी, हॉकी से रिलेटेड कुछ ट्रॉफी आपको ध्यान में रखनी है। एक है ध्यानचंद ट्रॉफी। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर उन्हें कहा जाता है, तो उनके नाम पे दोस्तों एक ध्यानचंद ट्रॉफी है। एक दोस्तों रंगास्वामी ट्रॉफी है हॉकी में, ये भी आपको याद रखना है। एक नेहरू कप या नेहरू ट्रॉफी, एक विश्व कप जो कि हॉकी में दोस्तों ये ट्रॉफी है। बात करें दोस्तों फुटबॉल की कुछ प्रसिद्ध ट्रॉफीज हैं, जैसे सबसे पहले दोस्तों फीफा कप, एफ से फुटबॉल, एफ से फीफा कप। तो फीफा कप आपको याद रखना है। एक दोस्तों इंडिया में संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी है दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड है। एक डूरंड कप, ये तीनों आपको याद रखनी है, फीफा कप, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। गोल्फ में दोस्तों एक तो कनाडा कप आपको याद रखना है, एक वॉकर कप, बाकर कप या वॉकर कप कहते हैं, एक राइडर कप। ठीक है, तो कनाडा कप, बाकर कप और राइडर कप ये गोल्फ से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। रणजी ट्रॉफी हमसे पूछा गया था, उसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, थेम्स रिवर इज इन द कंट्री। टेम्स नदी किस देश में है।
ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है बेल्जियम। तो आपको बताना है दोस्तों टेम्स नदी किस देश में है। दोस्तों जो टेम्स नदी है वो इंग्लैंड देश में है। इंग्लैंड की लंबी नदी, इसको इस इंग्लैंड में दोस्तों सबसे लंबी नदी है। तो टेम्स नदी कौन से देश में हो जाएगी? आपके इंग्लैंड में हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, लेटिट्यूड्स मीट वन अनदर एट, अक्षांश रेखाएं आपस में मिलती हैं डैश पर। तो अक्षांश रेखाएं आपस में कहाँ पे मिलती हैं? साउथ पोल पे, इक्वेटर यानी विषुवत वृत्त, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, ये कहीं भी नहीं मिलती। तो दोस्तों अक्षांश रेखाएं आपस में कहाँ पे मिलती है? आपको पता होगा इक्वेटर पे। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यह देखो दोस्तों, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, या फिर स्वराज्य हमारा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तो इसे मैं लेकर रहूंगा। तो ये दोस्तों आपको बताना है ये जो क्योट है, स्लोगन है, नारा है, ये किसने दिया था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, या सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बताना है दोस्तों ये नारा किसने दिया था? दोस्तों ये नारा दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। इनको लोकमान्य की उपाधि यानी टाइटल मिला था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनको बोलते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने नारा दिया था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यानी स्वराज्य भी बोल देते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा। तो आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करें लाला लाजपत राय जी की, लाला लाजपत राय ने कौन सा नारा दिया था? दोस्तों इन्होंने कहा था अंग्रेजों वापस जाओ। अंग्रेजों वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है। और सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी की उपाधि मिली थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ये तो आपको पता होगा इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। तो क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा था? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, सरपंच कौन होता है? हु इज ए सरपंच? सरपंच कौन है? सबको पता है दोस्तों सरपंच कौन है? परिवार का मुखिया? बिल्कुल भी नहीं। प्रधान हेडमास्टर? बिल्कुल भी नहीं। पोस्ट मास्टर भी नहीं। दोस्तों जो ग्राम पंचायत होती है, गांव की जो पंचायत होती है, उसका हेड, उसका मुखिया क्या होता है? सरपंच होता है। तो सबको पता है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी क्वेश्चन है। विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है? गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, या फिर भीलवाड़ा? तो भारत का गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा। तो जयपुर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 साल, 3 साल, 4 साल, या 6 साल? दोस्तों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, राज्यपाल, इनका कार्यकाल अगर आपसे पूछे तो वो 5 साल आपको लिखना है। 5 साल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5 साल का कार्यकाल होता है भारत में राष्ट्रपति का। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? तो बांग्लादेश की करेंसी का आपको नाम बताना है। डॉलर है, दिनार है, टका है, या फिर रूबल? दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश की मुद्रा होती है टका। तो आपको याद रखना है। और इंडिया की तो आपको पता है रुपीज है। इंडिया की जो मुद्रा है, करेंसी, वो क्या है? रुपीज है। और डॉलर की बात करें दोस्तों, डॉलर बहुत सारी जो कंट्रीज है उनकी दोस्तों करेंसी है, जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग वगैरह। तो बहुत सारे देश हैं जिनकी डॉलर क्या है दोस्तों? करेंसी है, यानी कि मुद्रा है। और दिनार, दिनार दोस्तों कुवैत की क्या है? मुद्रा है। और रूबल की बात करें, रूस है रूबल और रूस है रूस। तो रूबल किसकी है दोस्तों? रूस की है। रूस है रूबल, रूस है रूस। तो रूस की दोस्तों रूबल है। दिनार किसकी है? कुवैत की। ठीक है। और डॉलर आपको पता चल गया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर वगैरह, न्यूजीलैंड, बहुत सारे देशों की है। टका दोस्तों बांग्लादेश की। और इंडिया की क्या है? हमारी रुपीज है। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है हमारे सौर मंडल में? शुक्र, मरकरी यानी बुध, जुपिटर, या फिर नेपच्यून? तो कौन सा है दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह? आपको पता होगा जो वीनस है, शुक्र ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, वेयर इज द जिम कॉर्बेट लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? यानी जिम कॉर्बेट
वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है आपको बताना है। पहला दोस्तों उड़ीसा में, या फिर गोवा में, मेघालय में, या फिर उत्तराखंड में। तो भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। जिम कॉर्बेट लाइफ सेंचुरी यानी जिम कॉर्बेट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों, ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाखड़ा डैम इज ऑन विच रिवर। बाखड़ा बांध है जो वो किस नदी पर बना है। झेलम पर, सतलुज पर, रावी पर, या फिर चिनाब पर। बाखड़ा बांध आपको बताना है कौन सी नदी पर बना है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, बाखड़ा बांध है जो वो किस नदी पे बना है। सतलुज नदी पे बना है। कौन सी पे? सतलुज पे। तो बाखड़ा सतलुज आपको ध्यान में रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। तो ये भी दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन अभी आपको बताया था। हु इज कॉल्ड द मैजिशियन ऑफ हॉकी। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम ध्यानचंद था, मेजर इनको उपाधि मिली थी, तो मेजर ध्यानचंद इनका मतलब पूरा नाम हो जाएगा। तो मेजर ध्यानचंद इनको कहा जाता है। ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। वेन वाज इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई आपको बताना है। 1664 में, 1600 में, या फिर 1560, या फिर 1700 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस कब हुई आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सबको पता होगा। ईस्ट इंडिया की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो उसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। तो ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। दोस्तों डे और डेट से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपको जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, डेट्स हैं, वो आपको याद रखनी है। बात करें दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 10 अक्टूबर, 1 मार्च, 5 जून, या फिर 5 सितंबर। दोस्तों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, और 5 जून को क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है। विच कंट्री हैज द बिगेस्ट एरिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है रूस, फिर चाइना, फिर भारत, फिर ब्राजील। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, सबसे पहले आता है दोस्तों रूस। रशिया सबसे बड़ा देश है। उसके बाद दोस्तों कनाडा, कनाडा के बाद दोस्तों चीन, चीन के बाद दोस्तों यूएसए, यूएसए के बाद दोस्तों ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद दोस्तों इंडिया, इंडिया के बाद अर्जेंटीना। तो ये 6-7 आपको याद रखने हैं। भारत का स्थान 7वें नंबर पे आता है। सबसे बड़ा जो देश है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? रशिया यानी कि रूस है। तो रूस ऑप्शन ए आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये भी आपको पता होगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है दोस्तों, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में, फिर सिनेमा के क्षेत्र में। दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो वो मूवी वगैरह जैसे सिनेमा हो गया, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें थोड़ा खेल के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट है राजीव गांधी खेल रत्न, जो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये खेल के क्षेत्र के कुछ पुरस्कार हैं। साहित्य की बात करें दोस्तों, ज्ञानपीठ सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ। तो ज्ञान साहित्य का मतलब क्या है दोस्तों, लिटरेचर का मतलब क्या है, जैसे किताबें वगैरह लिखी जाती हैं, है ना, साहित्य लिखे जाते हैं, कुछ भी ज्ञान की बात होती है, तो ज्ञानपीठ नाम से ही पता चल जाएगा, ज्ञानपीठ। तो ज्ञान किस चीज़ का, साहित्य से रिलेटेड हो जाएगा। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार है, तो इसमें तो नाम में साहित्य है, आपको ध्यान में हो जाएगा। एक दोस्तों व्यास, व्यास पुरस्कार है, ये भी दोस्तों साहित्य से, आपको पता होगा वेद व्यास जी ने, है ना, रामायण की रचना की थी, तो व्यास वो भी एक साहित्य ही है। तो व्यास पुरस्कार भी होता है। एक भारत भारती पुरस्कार, वो भी साहित्य से रिलेटेड होता है। और भारत भारती एक रचना भी है दोस्तों, आपको बताया था जो रचना वाला चैप्टर करवाया था उसमें, तो आपको कमेंट करके बताना भारत भारती किसकी रचना है। तो व्यास पुरस्कार, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, भारत भारती, ये किससे रिलेटेड है? साहित्य से रिलेटेड पुरस्कार है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो दोस्तों ये भी आपको बताना है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता, या फिर सुचेता कृपलानी। तो आपको बताना है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये भारत की पहली
महिला मुख्यमंत्री थी। और बात करें दोस्तों पहली महिला राज्यपाल, तो पहली जो महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, अभी आपको बताया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? तो ये भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। मुगल डायनेस्टी यानी कि मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? मुगल राजवंश का संस्थापक अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर चंद्रगुप्त। दोस्तों 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और वहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो बाबर को दोस्तों मुगल राजवंश का स्थापक माना जाता है। ये मुगल वंश का क्या है? संस्थापक है, राजवंश का, डायनेस्टी का। तो बाबर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ एग्जिस्ट? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार आता है? तो जीवन जीने का अधिकार दोस्तों किस आर्टिकल के अंडर आता है? सबसे पहला दोस्तों आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। दोस्तों किस आर्टिकल के अंतर्गत जो जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, वो आता है? बात करें दोस्तों सबसे पहला अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14, इसमें दोस्तों क्या है? राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार है 14 में तो। और बात करें 15 में आर्टिकल 15, ये दोस्तों इसके ऊपर एक फिल्म भी आई थी, ठीक है ना, आपने शायद सुना होगा आर्टिकल 15, यानी धर्म, जात, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये इसमें आर्टिकल 15 में बताया गया है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म, जात, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, किसी की चीज के भी आधार पर। ये 15 में बताया गया है। 14 में मैंने आपको बता दिया राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है। और 20 की बात करें दोस्तों, 20 में दोस्तों जैसे अगर कोई भी दोस्तों के मतलब अपराध किया किसी ने, तो उसको जो अपराधी है मतलब उसको तब तक अपराधी नहीं कहेंगे जब तक कि वो अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। यानी उसको जो सजा दी जाती है वो तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वो अपराधी मतलब कि उसी ने अपराध किया है। तो मतलब कि अपराधों के लिए जो सजा होती है उससे रिलेटेड दोस्तों ये 20 होता है, यानी कि उनका जो उनकी सुरक्षा के रिलेटेड कि जब तक मान लें किसी ने कोई दोस्तों चोरी की या कोई भी मर्डर वगैरह किया, जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता कि उसी ने किया है, हो सकता है झूठा अपराध हो और पहले उसको अपराधी बता दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता कि उसी ने मर्डर किया है, जो भी कुछ भी किया हो अपराध, तब तक दोस्तों उसको अपराधी नहीं कहेंगे। तो ऐसा दोस्तों 20 में लिखा हुआ है। और 21 की बात करें दोस्तों, 21 में दोस्तों जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, ये दोस्तों कौन से में है? आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 21 में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है समानता का अधिकार 14 में है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना 15 में है। और 20 में दोस्तों जो अपराध है उनके लिए जो सजा के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है, कौन सा? 20 वाला। और 21 दोस्तों राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26, द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी इज एसोसिएटेड विद? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी रूस, रशियन रिवॉल्यूशन यानी रूस की क्रांति से, चाइनीज रिवॉल्यूशन चीन की क्रांति से, इरानियन रिवॉल्यूशन यानी ईरान की क्रांति से, या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस की क्रांति से। तो किससे रिलेटेड है दोस्तों? दोस्तों जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और दोस्तों फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये किससे संबंधित है? ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति आपको पता है कब हुई थी? अगर पता है दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से दोस्तों रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन दोस्तों दोबारा आ गया। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक आपको बताना है। अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले आपको बताया था हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और जो वर्गीस कुरियन है, वर्गीस कुरियन, इनको दोस्तों श्वेत क्रांति का, किसका? श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है। तो वर्गीस कुरियन ने दोस्तों बहुत सारा दूध पिया था, तो दूध से आप याद रख सकते, दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। और इसी से रिलेटेड दोस्तों एक क्रांति भी है। तो वर्गीस कुरियन ने पिया था दूध, तो दूध से आप याद रख सकते हो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति कह दो, ये सफेद क्रांति है, व्हाइट रिवॉल्यूशन। एम.एस. स्वामीनाथन इसने लगाए थे। तो एम.एस. स्वामीनाथन दोस्तों ये जो हरित क्रांति है दोस्तों कृषि से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कृषि से। तो हरित क्रांति के जो जनक है वो कौन है? स्वामीनाथन है। और मैंने दोस्तों नीली क्रांति के जनक भी आपको बताए थे, हीरालाल, या उसको कई बार हरिलाल भी लिखा होता है लेकिन हीरालाल आपको याद रखना है। और रजत क्रांति का मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी, तो भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28,
हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत की जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 10, 11, 12। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां आपको बताना है। ये तो डायरेक्ट दोस्तों आपको याद होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो 12। पहले 8 थी, 4 बाद में ऐड की गई थी। तो वर्तमान में बात करें दोस्तों कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, इन इंडिया हु बिकम्स द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी भारत में चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन बनता है? राज्यसभा का सभापति कौन बनता है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट जो होगा दोस्तों वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। हु गिव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया ये आपको बताना है। पहला दोस्तों चंद्रशेखर आजाद, दूसरा हसरत मोहानी, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा लोकमान्य तिलक। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इस नारे को जो फेमस किया था वो किसने किया था आपको पता होगा। आज शहीदी दिवस किसके नाम पे बनाया जाता है आपको पता होगा। तो भगत सिंह ने इसको फेमस किया था, पॉपुलर किया था। लेकिन दिया किसने था इंकलाब जिंदाबाद का नारा? हसरत मोहानी। आपको याद रखना है हसरत मोहानी ने इसको नारे को दिया था। तो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? विद विच रिलीजन भगवती सूत्र इज एसोसिएटेड, भगवती सूत्र है जो वो किस धर्म से संबंधित आपको बताना है। पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा ब्राह्मण धर्म और चौथा दोस्तों उपरोक्त सभी। भगवती सूत्र है जो किस धर्म से रिलेटेड आपको बताना है। जो भगवती सूत्र है दोस्तों वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा गायत्री मंत्र इज रिटन, यानी ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा है। गायत्री मंत्र है जो वो ऋग्वेद के किस मंडल में है ये आपको बताना है। पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तृतीय यानी कि तीसरे में है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है। इन विच ईयर संथाल रिवॉल्यूशन अकर्ड, यानी संथाल विद्रोह जो किस वर्ष में हुआ था? 1655 में, 1755, 1855 या 1955। संथाल विद्रोह, संथाल रिवॉल्यूशन किस वर्ष किस ईयर हुआ था ये आपको बताना है। दोस्तों संथाल रिवॉल्यूशन आपको याद रखना है ये हुआ था 1855। 1855 आपको याद रखना है। ठीक है 19वीं सदी में यानी कि 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सबसे पतली परत, जो सबसे बाहरी परत होती है वही दोस्तों सबसे पतली परत है। कौन सी? क्रस्ट, भूपर पट्टी। क्रस्ट ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूपर पट्टी इसको बोलते हैं क्रस्ट को, ये सबसे पतली परत है। और सबसे मोटी परत दोस्तों मेंटल होती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? द इंडियन आइलैंड सिचुएटेड इन अरेबियन सी इज, यानी भारतीय द्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में कौन सा भारतीय द्वीप समूह स्थित है? कौन सा इंडियन आइलैंड है जो अरेबियन सी में सिचुएटेड है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है जावा, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन डी है दोस्तों लक्षद्वीप। को कौन सा द्वीप समूह, कौन सा आइलैंड जो कि अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में स्थित है वो आपको बताना है इन चारों में से। दोस्तों जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सागर में स्थित है, अरब सागर यानी अरेबियन सी में स्थित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जो मानक मध्याह्न रेखा है, भारत की जो मानक मध्याह्न रेखा है वो कितने पे है? 84 डिग्री 5 मिनट ईस्ट यानी 84 डिग्री 5 मिनट पूर्व, या फिर 84 डिग्री 5 मिनट पश्चिम, या फिर 82.5 डिग्री पूर्व या 82.5 डिग्री पश्चिम। तो आपको बताना है इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है यानी भारत की जो मानक मध्याह्न रेखा है वो कितने डिग्री पे है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा, भूगोल का क्वेश्चन है और क्लास 6 में शायद ये आता है। 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 82.5 डिग्री इस साइड यहाँ पे दोस्तों ईस्ट ही होगा। ठीक है 82.5 डिग्री पूर्व यानी कि दोस्तों इसको 82.5 डिग्री भी बोल देते हैं, ये 82 डिग्री 30 मिनट भी इसको बोल देते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर
37। ये भी दोस्तों इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ जीएमटी बाय, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितने आगे है। दोस्तों जो ग्रीनविच का समय है, वो जो लाइन है वहाँ पे मेरिडियन है वो कितने 0 डिग्री है, और यहाँ पे कितने दोस्तों इंडिया में वो है 82 डिग्री। जो मानक रेखा मानी जाती है वो 82 डिग्री है। और दोस्तों जो अगर हम इसके हिसाब से देखें 82 डिग्री के हिसाब से, तो कितना घंटे हम उनसे आगे हैं, कितना घंटे हम उनसे आगे हैं, 5.5 घंटे। कितना 5.5 घंटे दोस्तों जो हमारा समय है, भारत का समय है, वो ग्रीनविच समय से आगे है। तो 5.5 घंटे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, ट्रोपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, यानी कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसकी एक ट्रिक भी थी दोस्तों, मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा जार। तो मित्र पर गमछा जार का मतलब दोस्तों मिजोरम, त्रिपुरा, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ठीक है ना, और यहाँ पे दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है ना, और यहाँ पे दोस्तों झारखंड, ठीक है ना। तो इस टाइप से दोस्तों हमारे कितने 8 टोटल जो स्टेट बनेंगे जिनसे जो ट्रोपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है जो भारत के राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश कंपोज्ड इन 1875। दोस्तों 1875 1875 में सत्यार्थ प्रकाश रचित यानी रचना की गई थी इसकी। तो कौन है इसके लेखक जिन्होंने इसकी रचना की थी, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, आपको बताना है। इनके लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद है, या राजा राम मोहन राय है। दोस्तों आपको याद रखना है, पहली बात तो सत्यार्थ प्रकाश कब रचित की, इसकी रचना कब हुई थी, 1875 में इसकी रचना हुई थी। और किसके द्वारा रचित की गई थी, आपको ध्यान में रखना है, दयानंद सरस्वती। सरस्वती स से सरस्वती और स से सत्यार्थ, तो सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी 1875 में। तो यही दोस्तों उनके लेखक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, व्हेन डिड औरंगजेब डाई, यानी औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1719, 1707, 1688 या फिर 1479। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों। इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है, जो भी इसका आंसर होगा। और दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आपको साथ में ये भी बताना है दोस्तों 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। अगर आपके दोस्तों 35 के आसपास क्वेश्चन सही है तो आप इजीली दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते जाओ, आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको कुछ वीडियो से सीखने को मिला, तो इसे लाइक जरूर करना और अपने बाकी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।